अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? 8 सेमेस्टर वाला सब ठीक है? आई होप सो कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है हमारा BBA 8 सेमेस्टर के लिए है, बिजनेस पॉलिसी वीक नंबर 3, दैट इज़ बिजनेस इन अ ब्रॉडलेस वर्ल्ड। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वीक नंबर 3 को। बिजनेस इन अ ब्रॉडलेस्ट वर्ल्ड, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। बिजनेस इन अ ब्रॉडलेस्ट वर्ल्ड मीन्स कि इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। हम लोग बॉर्डर से आगे, बाउंड्रीज से आगे बिजनेस किस तरह से करते हैं, इन्वॉल्व किस तरह से होते हैं। अच्छा जी, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है कि द बाइंग, सेलिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस में हम क्या करते हैं? बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। अपनी जो हमारे मुल्क की हदूद हैं उनसे आगे जाकर बाकी कंट्रीज़ के साथ जब आप बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग करते हैं। And global marketing requires balancing global brands with the needs of local consumers. And whenever you involve in international business, it means that you have to opt the global marketing strategy. फिर हमें ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ग्लोबल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों होती है हमें? क्योंकि हम लोग फिर क्या करते हैं, थ्रू आउट द ग्लोब ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अपने मुल्क से हटकर जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ हम लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। सो फॉर दिस थिंग वी नीड ग्लोबल मार्केटिंग, ठीक है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं? ग्लोबल ब्रांड्स को द नीड्स ऑफ लोकल कंज्यूमर्स, उनके जो लोकल कंज्यूमर्स हैं उसके मुताबिक हम लोग अपनी ब्रांडिंग करते हैं और प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में, क्यों एंटर होते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं? बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड अलाउज फॉर द एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स एट फेवरेबल प्राइसेस। क्योंकि ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग से क्या होता है कि एक तो हमें रॉ मटेरियल और गुड्स जो है वो हमें फेवरेबल प्राइसेस पर मिल जाते हैं, ठीक है। आपने अगर रॉ, फॉर एग्जांपल अब देखें ना, दुनिया की जितने भी बड़े बड़े मुल्क हैं वो तमाम चाइना में उनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो वहीं से इम्पोर्ट्स कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स चाइना ही पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी सस्ता है, ठीक है। एंड गुड्स आपको बड़ी फेवरेबल प्राइसेस पर मिल जाते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के जो असेंबलिंग यूनिट्स हैं वो चाइना में हैं, क्योंकि लेबर सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, गुड्स वहाँ पर सस्ते हैं। सो दैट इज़ वाई द नेशंस ट्रेड। अच्छा, अब जब इंटरनेशनल बिज़नेस में आते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास एडवांटेज की बात आती है कि आपको कितना एडवांटेज मिलता है, प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हैं। तो वो एडवांटेज दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरा होता है कंपैरेटिव एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है कि अ मोनोपोली दैट एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एन आइटम, the only producer of an item or the most efficient producer of an item. एब्सोल्यूट एडवांटेज आप तब गेन करते हैं कि जब लेट्स सपोज आपका बिजनेस या आपका मुल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही एक आइटम प्रोवाइड कर रहा हो, वो एक प्रोडक्ट जो है सिर्फ वही कंट्री प्रोवाइड कर रही हो और कोई मुल्क या और कोई बिजनेस वो प्रोडक्ट ना प्रोवाइड कर रहा हो। तो तब आप क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मार्केट में जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप ही की कंट्री या आप ही का बिज़नेस वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज मिलता है, जितना प्रॉफिट होता है वो सब का सब आप ही लेके जाते हैं मार्केट से। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपका कंपटीटर नहीं होता है। दैट इज़ वाई सब लोग आप ही से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। जबकि सेकंड वन क्या है? कंपैरेटिव एडवांटेज क्या चीज़ है कि द बेसिस ऑफ मोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन अ कंट्री स्पेशलाइजेज इन प्रोडक्ट्स दैट इट कैन सप्लाई मोर एफिशिएंटली और एट अ लोअर कॉस्ट देन इट कैन प्रोड्यूस अदर आइटम्स। अच्छा, कंपैरेटिव एडवांटेज, आजकल ज़्यादातर बिजनेसेस जो हैं वो कंपैरेटिव एडवांटेज पर काम कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज के तमाम कंट्रीज़ जो हैं उनके पास हर किस्म के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आप जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका कंपटीटर भी वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप कंपैरेटिव एडवांटेज इस तरह से ले सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है या आपकी कंट्री जो है वो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करती है और वो ज़्यादा एफिशिएंटली और लोअर कॉस्ट पर अगर वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है एज़ कम्पेयर टू योर कंपटीटर्स, तो फिर आपको बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले में थोड़ा बहुत एज मिल जाता है। लोग आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, क्योंकि या तो आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज उनसे अच्छा होगा और या कॉस्ट उसकी कम होगी, तो लोग पसंद करेंगे। बाकी प्रोडक्ट्स भी लोग परचेज़ करेंगे लेकिन तरजीह आपकी प्रोडक्ट को देंगे। सो देन यू कैन गेट एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज।
ठीक है ना। ज़्यादातर इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग कंपैरेटिव एडवांटेज ही लेते हैं, आजकल एब्सोल्यूट बड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, इंटरनेशनल बिजनेस में वन अनदर एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग भी हमारे पास बिजनेस इन ब्रॉडलेस वर्ल्ड है। एंड आउटसोर्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि द ट्रांसफरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अदर टास्क सच एज डाटा प्रोसेसिंग टू कंट्रीज वेयर लेबर एंड सप्लाईज आर लेस एक्सपेंसिव। आउटसोर्सिंग के थ्रू भी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंटर होते हैं। और आउटसोर्सिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अगर कोई टास्क हमें मिला है और हमने लेट्स सपोज प्रोडक्शन करनी है, और वो प्रोडक्शन हमें करनी है, प्रोडक्ट्स हमने बनाने हैं लोअर कॉस्ट पे, जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिले, कॉस्ट हमारी कम हो, तो हम क्या करते हैं, अपने उस टास्क को, अपने उस प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर देते हैं, किसी और कंट्री की कंपनी को वो प्रोजेक्ट दे देते हैं कि वो हमारे लिए प्रोजेक्ट फुलफ़िल करें एट अ लोअर कॉस्ट। क्योंकि अगर आप वही चीज़ अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे, तो लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं पाकिस्तान में, अब मैन्युफैक्चरिंग पर उसकी कॉस्ट आ रही है $100, लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट चाइना से बनवाएंगे तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट आ रही है $80। तो इट मीन्स कि आपको $20 का डिफरेंस पड़ रहा है दोनों की कॉस्ट में। तो आप क्या कर लेते हैं, अपने इस टास्क को आउटसोर्स कर देते हैं, चाइना से बनवा कर आपको एक प्रोडक्ट में $20 सेव हो जाते हैं। दिस इज़ आउटसोर्सिंग। एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन मार्केट्स, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में सेल करते हैं। एंड इम्पोर्टिंग क्या है, जब आप फॉरेन मार्केट से परचेजिंग करते हैं, लेकर आते हैं अपनी कंट्री में बेचने के लिए। अब इंटरनेशनल बिजनेस से जो इकोनॉमिक्स की साइड है कि हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हम लोग, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, क्योंकि हमने पेमेंट्स करनी होती हैं डॉलर्स में, ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने देखना होगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू बिटवीन व्हाट अ नेशन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। एंड ट्रेड डेफिसिट इज़ आल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो अगर आपका जो ट्रेड डेफिसिट है, तो लेट्स सपोज आपकी एक्सपोर्ट्स कम हैं और इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हैं, तो आपका नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। मींस के आपकी कंट्री से डॉलर ज़्यादा बाहर जा रहे हैं और इन जो हैं वो कम डॉलर्स आ रहे हैं, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का बैलेंस ऑफ ट्रेड का, वो नेगेटिव होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे और आपकी कंट्री सक्सेसफुल हो, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना होगा और इंपोर्ट्स को डिक्रीज़ करना होगा, तब जाकर हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव होगा। एंड देन हम लोग, हमारी इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। ये जो आप देखते हैं ना, डॉलर की प्राइसेस रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, ये क्यों? ये बिकॉज कि हमारे पास जो डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमारी ख़त्म हो गई हैं और इंपोर्ट्स हमारी स्टिल वही हैं। तो जिसकी वजह से फॉरेन रिज़र्व डॉलर जो है वो हम कंट्री में कम आ रहा है और ज़्यादा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। दैट इज़ वाई जो एक्सचेंज रेट है डॉलर को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है। अच्छा जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, द डिफरेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। आपकी कंट्री में फ्लो ऑफ मनी कितना आ रहा है, इन कितना है और आउट कितना है, इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। A nation's balance of trade, foreign investment, foreign aid, loans, tourist dollars and military expenditures comprises its balance of payments। ये तमाम चीज़ें मिलाकर आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनती हैं, वही बैलेंस ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम बिज़नेस इन ब्रॉडलेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो बैरियर्स भी कुछ होते हैं जो कि आपको रोकते हैं, आपको आपके बिज़नेस को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से बैरियर्स हैं? यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना कि कम्प्लीटली फ्री ट्रेड सेल्डम एग्जिस्ट। फ्री ट्रेड बहुत कम एग्जिस्ट करती है, हर कहीं पर कोई ना कोई बैरियर्स ज़रूर होंगे। यहाँ पर कौन कौन से मेजर बैरियर्स हैं? इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, लीगल हैं, पॉलिटिकल हैं, सोशल हैं, कल्चरल हैं एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं। इन बैरियर्स को अभी डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक बैरियर्स कौन कौन से हैं हमारे साथ? आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ग्रो कर रही है, तो दैट इज़ गुड। लेकिन अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक रिसेशन है तो ये आपके लिए एज आ इकोनॉमिक बैरियर काम करेगा, क्योंकि डॉलर रेट जो होगा, आपकी अगर इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है तो आपको डॉलर जो है महंगा ख़रीदना पड़ेगा। एंड जब महंगा ख़रीदेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में तो आप डॉलर्स पर ट्रेडिंग करेंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर आपका डॉलर सस्ता होगा तो आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा बिजनेस कर सकेंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक कंट्री का ठीक होगा, आपके रोड्स, रेल रोड्स, हॉस्पिटल्स, बिजली का सिस्टम, पानी का सिस्टम, ये तमाम चीज़ें ठीक होंगी तो आपका बिज़नेस के लिए ठीक होगा। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो फिर आपका बिज़नेस के लिए एक बैरियर होगा जिस कंट्री में आप बिज़नेस करने जा रहे हैं। एक्सचेंज रेट्स, अभी मैंने बात की है, अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा हाई होगा तो आपको पैसे ज़्यादा, लेट्स सपोज आज आप डॉलर परचेज़ कर रहे हैं 160 का, महीने बाद आप डॉलर परचेज़ करेंगे 190 का, तो इट मीन्स के आप 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ जो है तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट जितना कम होगा तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर योर ट्रेड। अच्छा, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं हमारे साथ, तीसरी दुनिया की जो ममालिक हैं ना, तो उनके साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो कंट्री बसाते ख़ुद भी एक बैरियर है, क्योंकि वहाँ पर ना तो उनका एक्सचेंज रेट हाई होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनकी नहीं होती है, उनका लो पर कैपिटा इनकम होता है, लेस इकोनॉमिकली एडवांटेज आपको मिलता है, एंड पोटेंशियली ह्यूज। अच्छा, बाज़ औक़ात हम लोग अगर बहुत बड़ी मार्केट में भी चले जाएँ, पोटेंशियली ह्यूज एंड प्रॉफिटेबल मार्केट्स में, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं जिनमें कम्पीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो कंपटीटर्स आपको मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात कर ली कि द फिजिकल फैसिलिटीज़ दैट सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग रेल रोड्स, हाईवेज, स्पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, यूटिलिटीज़, पावर प्लांट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक्सचेंज रेट हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, एथिकल, लीगल एंड पॉलिटिकल बैरियर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस, अगर दो नेशंस का, दो कंट्रीज़ का आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ताल्लुकात ठीक नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया, तो दोनों का ये जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप है ये एज अ बैरियर काम करता है। मतलब पाकिस्तान और इंडिया को देख लें, दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए बड़ी फेवरेबल हैं बिज़नेस के लिए। ठीक है, मोर देन 1500 किलोमीटर्स की बाउंड्री लाइन है दोनों की, तो अगर पाकिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेडिंग करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, तो बड़ी बेहतरीन ट्रेडिंग हो सकती है एंड दोनों बहुत ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स ले सकते हैं एक दूसरे से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम्प्लेक्स रिलेशनशिप की वजह से ये हमारी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। अच्छा, डिफरेंट लॉज, हर मुल्क का कानून डिफरेंट है, तो जिस तरह आप किसी दूसरी कंट्री में बिज़नेस करते हैं तो उनका लॉ डिफरेंट होता है, तो वो भी आपके लिए एज अ बैरियर काम करता है अगर उनके लॉज सख्त हैं। डिफरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट लॉज बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस तरह सऊदी अरब में है कि आप वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर सकते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी कंट्री ने तिजारत पर जो है तो पाबंदियाँ लगाई होती हैं। पॉलिटिकल बैरियर्स एंड वॉलेटिलिटी, जो पॉलिटिकल बैरियर्स भी हैं, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं करती है बिज़नेस, इंटरनेशनल बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, कुछ करती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, आप जिस कंट्री में इंटरनेशनल बिज़नेस करने जा रहे हैं, अगर उनकी कंट्री का कल्चर आपसे डिफरेंट है और आपका प्रोडक्ट उनके कल्चर के मुताबिक नहीं है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट एथिकल वैल्यूज़ हैं, अखलाकी अक़दार अगर वहाँ का डिफरेंट हैं, जिस तरह मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर आप देख लें हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं वो आपके लिए हलाल हैं, बाकी कंट्रीज़ के लिए हराम हैं, तो भी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। अच्छा जी, लीगल बैरियर्स टू ट्रेड, लीगल बैरियर्स में हमारे पास क्या आ जाता है? टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि ट्रेडिंग पर जो है तो वो डिफरेंट टैरिफ लगा देते हैं, टैक्सेस लगा देते हैं या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। इंपोर्ट पर वो टैरिफ लगा देते हैं कि दैट इज़ अ टैक्स लीव्ड बाय नेशंस ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। जिस तरह पाकिस्तान ने इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो इसलिए लगाए हुए हैं कि वो इंपोर्ट्स को डिस्करेज करना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा होंगी तो आपकी कंट्री से फॉरेन रिजर्व बाहर जाएगा, डॉलर्स बाहर जाएंगे। ठीक है ना, सो दैट इज़ वाई इंपोर्ट पर उन्होंने टैरिफ एंड टैक्सेस लगाए हैं। एक्सचेंज कंट्रोल भी इसी तरह ही है कि आप अपने एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं ताकि एक्सचेंज रेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। लीगल बैरियर्स टू ट्रेड में हम लोग कोटा सिस्टम है, एम्बार्गो है, डंपिंग है। कोटा सिस्टम में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू अ कंट्री, कि आप हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा देते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करेंगे,
ठीक है। तो वो उस एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप कर, लेट सपोज आप मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप मींस के साल में 100 मोबाइल सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर आप 100 करेंगे, तो ये एक कोटा सिस्टम इसके लिए हो जाता है। तो ये भी एक बैरियर है। अच्छा, एम्बार्गो में क्या होता है कि प्रोहिबिटेशन ऑन ट्रेड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप क्या करें, उस पर बैन लगा दें, ठीक है, उसको आप प्रोहिबिट कर दें कि आपने फ़लाँ प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट नहीं करना, इसके अलावा कर सकते हैं। एंड डंपिंग क्या है, द एक्ट ऑफ अ कंट्री और बिजनेस सेलिंग प्रोडक्ट्स एट लेस दैन व्हाट इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस दैम, ठीक है। बाज़ औक़ात आपके बिज़नेस को, अपने कंपटीटर्स के बिज़नेस को मार्केट से बाहर करने के लिए जो आपसे बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को उनकी प्राइस से भी कम पर बेच देते हैं। और वो इसलिए बेचते हैं ताकि जो छोटी कंपनीज़ हैं, क्योंकि वो तो अपना लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं, तो लोग कम प्राइसेस पर परचेज़ करेंगे, तो छोटी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स फिर लोग परचेज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी प्राइसेस को कम नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनको इतना लॉस होगा कि वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। सो ये भी आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग में बैरियर है। अगर आप किसी बड़ी इकॉनमी में, बड़ी कंट्री में बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ देखनी होगी कि अगर वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो आप उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो कि आप उनके साथ कंपटीशन में आ सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल बैरियर्स भी हैं हमारे साथ इस तरह, और पॉलिटिक्स हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग देख लें। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं हमारे पास कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो भी आप बिज़नेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ ट्रेड एग्रीमेंट, अलाइंसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ हमारे साथ इंटरनेशनल बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए कुछ ट्रेड्स हुई हैं, और उन ट्रेड्स के कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़, मुख्तलिफ़ किस्म के नेशंस के दरमियान। उनमें सबसे जो फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ था उसको हम लोग कहते हैं GATT, गैट, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। 1947 में बेसिकली 23 नेशंस ने इसको स्टार्ट किया था। एंड मकसद क्या था कि ये बेसिकली इट वाज अ फोरम फॉर टैरिफ नेगोशिएशंस। ये एक ऐसा फोरम उन्होंने बनाया था कि जिस फोरम पर जो है वो टैरिफ को नेगोशिएट करते थे। मींस कि अगर वो आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, टैक्सेस हैं, तो उन टैक्सेस को, उन रिस्ट्रिक्शंस को वो कम से कम कर सकें ताकि ट्रेड को वो प्रमोट करें। प्लेस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इशू डिस्कशन एंड रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल ट्रेड के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। एंड बेसिकली ये जो गैट है, इट इज़ ये सक्सेसर है किस चीज़ का, WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1995 में जो आई है WTO। तो WTO ने बेसिकली रिप्लेस किया है गैट को, जो कि ओरिजिनली 1947 में स्टार्ट हुआ था। तो फिर इसी गैट को आजकल जो नाम देते हैं, दैट इज़ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स ऑफ ट्रेड करती है मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ट्रेडिंग के लिए, उस पर काम करती है। 1995 में फाउंड हुई एंड सक्सेसर ऑफ गैट है, और 153 मेंबर नेशंस हैं इसकी। अच्छा, नाफ्टा वन अनदर एग्रीमेंट, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट बेसिकली अमेरिका का है, नॉर्थ अमेरिका का। और ये क्या करता है, दैट एलिमिनेट्स मोस्ट टैरिफ एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू इनकरेज द ट्रेड अमॉन्ग कनाडा, US एंड मैक्सिको। ये इन 3 कंट्रीज़ का आपस में एक एग्रीमेंट है जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं। एंड हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल, थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा एक ट्रेड एग्रीमेंट है उनका आपस में। यूरोपियन यूनियन नाम आपने लोगों ने सुना होगा, अ यूनियन ऑफ यूरोपियन नेशंस एस्टैब्लिश्ड इन 1958 टू प्रमोट द ट्रेड अमॉन्ग इट्स मेंबर्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल मार्केट टुडे। यूरोपियन यूनियन जो है, ये अगर आपने देखा होगा ना, वहाँ पर मेजॉरिटी इनकी जो करेंसी चल रही है वो यूरो है, ठीक है। तो वो एज अ होल, ये इसमें तकरीबन कुछ 32 ममालिक हैं, ये 33 हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो इन तमाम नेशंस मिलकर जो है इन्होंने एक सिंगल मार्केट बनाई हुई है, और तभी उनका यूरो जो है वो डॉलर के मुकाबले में है।
अनदर एग्रीमेंट दैट इज़ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक के नाम से है, कि एन इंटरनेशनल ट्रेड अलाइंस दैट प्रमोट्स ओपन ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग मेंबर नेशंस। ये एशिया पैसिफिक की जो कंट्रीज़ हैं उनकी आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा आफ्टा एंड काफ्टा भी है, आसियान फ्री ट्रेड एरिया एंड चाइना आसियान फ्री ट्रेड एरिया। सो ये डिफरेंट किस्म के ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड अलाइंसेस हैं जो कि बनाए गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग को या बिजनेस इन ब्रॉडलेस वर्ल्ड में उसको प्रमोट करने के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, या इसको हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1946 बाय इंडस्ट्रियलाइज नेशन टू लोन मनी टू अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। 1946 में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थी, जर्मनी और रशिया, चाइना, इन लोगों ने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस ने, अमेरिका ने इसको बनाया था। एंड आजकल इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, पहले इसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते थे। IMF का नाम आप लोगों ने बखूबी सुना होगा। एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन 1947 टू प्रमोट ट्रेड among member nations by eliminating trade barriers and fostering financial cooperation। फाइनेंशियल कोऑपरेशन करते हैं मेंबर कंट्रीज़ के साथ और ट्रेड को प्रमोट करते हैं ये लोग भी। सो यहाँ तक था आपका वीक नंबर 3, ठीक है ना। तो एक छोटी सी वीडियो है, तो कोशिश की है कि आप सबको चीज़ों की समझ आ जाए, फिर भी समझ नहीं आती है तो पूछ सकते हैं। एंड जो वीडियोस लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो साथ साथ में कमेंट करते जाएं ताकि मुझे पता चलता जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं मुझे। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।